Hello everyone. In today's lecture we are going to discuss DNA replication. होता क्या है DNA replication? तो DNA से DNA की एक और कॉपी का बन जाना और the process of producing two identical copies of a DNA from the single strand is known as DNA replication. Biological inheritance के लिए एक important process है क्योंकि डिवीज़न जब भी होगा तो एक और DNA की कॉपी रिक्वायर्ड होगी और वहाँ पर ये जो काम है वो करेगा कौन? DNA replication. The very first thing is टाइप ऑफ DNA रेप्लिकेशन. DNA रेप्लिकेशन जो है वो मेनली 3 टाइप का होता है. पहला जो है हमारे पास दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव. मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन होता है. दूसरा होता है कंजर्वेटिव और तीसरा होता है डिसकंटिन्यूस या डिसरप्टिव मेथड. तो वेरी फर्स्ट को देखते हैं व्हाट इज़ सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन. यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है वो 2 कॉपी जो बनाएगा उसमें से एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा. जैसा कि यहाँ पे हमने देखो डायग्राम में शो किया हुआ है, दिस इज़ द पेरेंटल स्ट्रैंड और यहाँ पर पेरेंटल स्ट्रैंड से हर एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एक और नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है. और जो नया हमारे पास एक डीएनए से 2 डीएनए की जो कॉपीज़ बनी उनमें से एक जो डीएनए की कॉपी है उसके पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, सेम लाइक यहाँ पे है. तो इस तरीके का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. नेक्स्ट हमारा आता है कंजर्वेटिव. सो व्हाट इज़ कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन? तो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहाँ पर पेरेंटल जो स्ट्रैंड्स हैं दे विल रिमेन पेरेंटल और जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो अगेन कंबाइन हो जाएंगे. तो नया जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके दोनों स्ट्रैंड्स नए होंगे. जो डीएनए की 2 कॉपीज़ बनेंगी उसमें से देखो ये पेरेंटल है, तो जो यहाँ से 2 कॉपीज़ बनी डीएनए की, एक डीएनए से 2 जो कॉपीज़ बनी उनमें से जो एक है उसमें दोनों स्ट्रैंड्स पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं और एक के अंदर जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो न्यू स्ट्रैंड्स हैं या डॉटर स्ट्रैंड है. इस तरीके का जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव. दैट मीन्स द पेरेंटल स्ट्रैंड्स रिमेन कंजर्व इन द नेक्स्ट प्रोजेनी. नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्टिव. वट इज़ डिस्ट्रप्टिव या डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन? तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो कंटिन्यूस ना होकर एक का पार्ट कहीं पर और दूसरे का पार्ट कहीं पर, इस तरीके से जो रेप्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रप्टिव. या हम कह सकते हैं कि मटेरियल्स इन बोथ द स्ट्रैंड्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस रैंडमली बिटवीन द 2 डॉटर मॉलिक्यूल्स. दोनों जो स्ट्रैंड्स नए जो सिंथेसाइज हुए हैं उनमें से पेरेंटल और जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है दोनों रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. एक क्विक पैटर्न नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन का. सो दिस इज़ disruptive mode of replication. Let's talk about the process of replication. तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसके स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले आता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. हम सबको पता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म है मतलब मोनो जो फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड या 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट जो है ये अवेलेबल होती है. ये फॉस्फेट और एनर्जी के साथ फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से DAMP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा DATP में, सेम लाइक DZTP, DCTP, DTTP. और ये जो है ये जो फॉर्म्स हैं ये कहलाती हैं एक्टिव फॉर्म्स, वाइल दीज फॉर्म्स आर नोन एज इनएक्टिव फॉर्म्स. ये जो एक्टिव फॉर्म्स हैं ये सबस्ट्रेट की तरह भी यूज़ होती हैं और ये इस पूरे प्रोसेस को जो एनर्जी अवेलेबल कराने का काम है वो एनर्जी भी अवेलेबल कराती हैं. अब देखते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होता है. तो सबसे पहले जो हमारे पास डबल हेलिकल डीएनए था दिस वन, इसकी सबसे पहले एक तरफ से अनवाइंडिंग शुरू होती है. अनवाइंडिंग मीन्स जो कोइल्ड डीएनए है लाइक दिस वो अनकोइलिंग स्टार्ट होती है. अनकोइलिंग के लिए जो एंजाइम्स हैं वो हम लेटर ऑन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. अनकोइलिंग के लिए एंजाइम होता है हेलिकेज. हेलिकेज एंजाइम एक स्ट्रैंड के साथ बाइंड करेगा और उसके बाद यहाँ पर दूसरे स्ट्रैंड के साथ एसएसबी प्रोटीन बाइंड करेगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इस अनवाइंडिंग पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होगा. अब जैसे ही यहाँ पर अनवाइंडिंग हो गई तो अनवाइंडिंग के लिए डीएनए हेलिकेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और यहाँ पर एटीपी डिपेंड, ये जो हेलिकेज एंजाइम है दिस इज़ एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम. तो कंप्लीट जो डीएनए जो कंप्लीट डीएनए
है वो ओपन एक साथ नहीं किया जाता है, बल्कि सेगमेंट्स के अंदर उसकी अनकॉइलिंग होती है, क्योंकि कम्प्लीटली उसको एक बार अगर हम अनवाइंड करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और हमारी बॉडी ऐसी किसी भी प्रोसेस को प्रेफर नहीं करती जहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ रेप्लिकेशन फोर्क। तो जो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। और ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है, यहाँ पर स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन का प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक प्राइमर की ज़रूरत होती है, और प्राइमर बनाने का काम करता है आरएनए प्राइमर। ये जो है वो आरएनए प्राइमेज एंजाइम होता है, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। अनवाइंडिंग जब हुई है तो यहाँ पर एक जो डीएनए स्ट्रैंड है उस पर जो सिंथेसिस होगा वो कंटिन्यूस होगा, वेयर एज इन द नेक्स्ट स्ट्रैंड लाइक दीज आर द टू स्ट्रैंड्स, वन इज़ 5 प्राइम एंड अनदर इज 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। न्यूली स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। सो इन दिस डायरेक्शन दिस स्ट्रैंड विल बी कंटिन्यूस, वेयर एज दिस स्ट्रैंड विल बी फॉर्म्ड इन सेगमेंट्स। और सेगमेंट्स के अंदर जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, वेयर एज द कंटिन्यूस स्ट्रैंड सिंथेसाइज इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। सबसे पहले प्राइमर, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्राइमर बनाएगा, प्राइमर के बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज काम को स्टार्ट करेगा। अब बात आती है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो इलोंगेशन प्रोसेस होता है, प्राइमर के बनने के बाद अगला जो इलोंगेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। तो यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोटाइड की बाइंडिंग है वो लगभग 100 to 200 बेस पेयर पर सेकेंड्स होती है, जबकि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के अंदर ये जो छोटे फ्रेगमेंट्स थे इनको हमने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहा था, और जो कंटिन्यूस था उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते थे। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के अंदर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं यूकैरियोट के अंदर 100 to 200 बेस पेयर का होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर यही जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है वो 1000 to 2000 बेस पेयर का होता है। नेक्स्ट, अब ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनको सील करना पड़ेगा, और सीलिंग के लिए हमारे पास एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैप फिलिंग और द सीलिंग ऑफ दीज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंजाइम्स यूज्ड इन रेप्लिकेशन या रेप्लिजोम्स। डीएनए रेप्लिकेशन के जो लिए एंजाइम्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं रेप्लिजोम्स। ये भी हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।